नमस्कार। खास पेशकश हमारी हर रविवार को हम आपके सामने आते हैं और आपके सामने अपनी खास पेशकश में ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी बाज़ार की आगे की दिशा क्या हो सकती है। यहाँ से मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या नज़रिया अपनाना चाहिए, कौन से सेक्टर हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा फटाफट बात कर लेते हैं बीते हफ्ते की। तो बीते हफ्ता हमने देखा कि काफ़ी शानदार रहा। ट्रंप साहब के ट्वीट के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें बदलती हुई दिखाई दी और 24,450, जी हाँ, यहाँ पर बाज़ार थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या बाज़ार में जो कंसोलिडेशन है, जो फ्राइडे को गिरावट रही, वो अगले हफ्ते कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 22 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि सोमवार का, कल का, क्योंकि सोमवार के दिन जो जीएसटी कटौती है वो लागू होने जा रही है। रेट कट हो चुका है यूएस में, आगे भी कटौती की बात कही गई है। भारत में भी क्या रेट कट आगे चल के होंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जो आगे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जो है वो लिखा हुआ है कि क्या अभी न्यू हाई की तैयारी करनी चाहिए, दिवाली तक बाज़ार कैसा रहेगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। और जब बाज़ार में उलझने ज़्यादा हों तो सुलझाने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, और सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। संजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। तो सबसे पहली टिप्पणी तो सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत कुछ बदला है, थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस निवेशकों का नीचे जा रहा था उसमें परिवर्तन आया है। एक ट्वीट के बाद फिर पीएम का जो बर्थडे रहा उसके बाद जो बातें निकल के आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि टैरिफ को लेकर के जितनी गहरी चिंता थी शायद वो नवंबर तक सुलझती हुई दिखाई दे। आप इस चिंता को सुलझते देख रहे हैं, आगे चल के उलझते देख रहे हैं, यहाँ से राह आसान होती दिखाई दे रही है। आपकी पहली टिप्पणी ओवरऑल बाजार को लेकर के। इसमें ऐसा है कि देखिए, जहां तक यूएस टैरिफ का मामला है जी, पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें भारत ने अपने आप को चाइना के करीब पहुंचाया और रशिया के साथ अपने संबंधों को बदलने से बिल्कुल इनकार किया, उससे कम से कम दो चीजें तो बिल्कुल जाहिर हो गई। वो ये कि आप भारत के साथ आर्थिक संबंध जो हैं वो किसी डराव या किसी धमकी के द्वारा उसको, उसकी आर्थिक संबंध को आप नहीं बदल पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो जो टैरिफ इंपोज किया है यूएस ने, उसकी कुछ कुछ असर अब भारत के यूएस की अर्थव्यवस्था पे भी दिखना शुरू हो गया है, जहां पर कि पिछले जो आंकड़े आए एम्प्लॉयमेंट के वो बहुत अच्छे नहीं थे और आगे भी जाकर हो सकता है कि यूएस में इन्फ्लेशन की दर जो है वो बढ़े। तो इन सब चीजों के कारण आपने देखा होगा कि एक बदलाव हुआ है, जहां पहले भारत अग्रसर था यूएस को टैरिफ के प्रति संधि करार करने के लिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में यूएस ज्यादा प्रेरित है भारत के साथ टैरिफ को की जो समस्या है उसको सुलझाने में। तो मैं समझता हूं कि ये समस्या एक म्यूचुअल एडवांटेज के स्टेज पर सुलझ जाएगा, और जो बहुत बड़ा ओवरहैंग हमारी इकोनॉमी पे देखा जा रहा है और हमारे मार्केट के सेंटिमेंट पर देखा जा रहा है वो भी इससे दूर हो जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। बिल्कुल सर। हाँ सर, अब साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो दुनिया भर के अंदर पहले हमने देखा वॉर, उसके बाद से ट्रेड वॉर, अभी कुछ समय तक हम ये उम्मीद करें कि ये तमाम चीज़ें, वॉर, ट्रेड वॉर, थोड़ी ठंडी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इससे नुकसान सभी का हो रहा है। और यूएस में भी हमने, जैसा आपने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन के नंबर, या फिर अभी पावेल साहब ने जब रेट कट का अनाउंस किया तब उन्होंने बताया कि जो बेरोज़गारी के नंबर्स हैं वो आगे चल कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबके साथ समस्याएं हो रही हैं, तो क्या मान के चलें कि अब कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में थोड़ी दिन स्थिरता रहे। तो पिछले कुछ सप्ताह में जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे यूरोपियन यूनियन से जो अनाउंसमेंट्स आए, जापान से जो अनाउंसमेंट्स आए, और हाल ही में जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, उससे एक बात तो क्लियर हो गया है कि आप किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर किसी और इकोनॉमी के डायरेक्शन पर चलाना चाहेंगे तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में संभव नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, भारत की जैसी बड़ी इकोनॉमी जिसकी फाउंडेशन है डोमेस्टिक कंजम्पशन, और इस डोमेस्टिक कंजम्पशन के दो पिलर हैं, अर्बन और रूरल कंजम्पशन। अगर आप इन दोनों पिलर्स को देखें तो पिछले कुछ दिनों में
रूरल कंजम्पशन में ठहराव आया था, लेकिन अर्बन कंजम्पशन जो था वो ठीक ठाक चल रहा था। पिछले एक साल से अर्बन कंजम्पशन में भी थोड़ा सा ढीलापन देखा गया था। लेकिन अब जब जीएसटी की दर को घटा दिया गया है, और जिस तरह से इसके पहले इनकम टैक्स के रेट में कमी हुई है, और जिस तरह से 10th पे कमीशन के गाइडलाइंस कुछ दिनों में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उससे भारत की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसकी दोनों जो फाउंडेशन है, अर्बन और रूरल कंजम्पशन, उसको जो बढ़ावा मिलेगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो और जो गति उसने पकड़ी है अपने वर्ष 2025 के चौथी तिमाही में और इस वर्ष के पहली तिमाही में, हमारे ख्याल से वो गति को अब फॉरेन ट्रेड से ठहराना मुश्किल होगा। चलिए, तो जिस दिन सर, लेकिन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन जिस दिन हम ये कार्यक्रम जो है ऑन एयर कर रहे हैं, रविवार का दिन है और सोमवार से जो है 22 तारीख से जीएसटी कट लागू हो रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इससे पहले हमने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे वो आरबीआई का रेट कट हो, चाहे वो हमने जीडीपी के नंबर्स देखे हुए हैं, बाजार ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। लेकिन क्या हम ये उम्मीद करें कि जो डिमांड की बात है, क्या वो इस बार जो उम्मीदें हैं जीएसटी रेट कट से, वो डिमांड आती हुई दिखाई देगी? और क्या अब बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर यही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है उससे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप कंपनीज के अनाउंसमेंट्स को भी देखें तो उनको भी ऐसी उम्मीद है कि इस साल की जो फेस्टिव सीजन है उसमें जो सेल होगी वो पिछले साल के कंपैरिजन में परसेंटेज टर्म में ज्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि पिछले साल से दुगना भी कुछ कुछ सेगमेंट्स में हो। मुझे लगता है कि जिस तरह से अग्रेसिव रेट कट किया गया है जीएसटी में, और जिस तरह से जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया है, इसका एक बहुत बड़ा असर हमारे कंजम्पशन पर पड़ना चाहिए। और आपने ये बात सही कही कि पिछले कुछ अनाउंसमेंट जो आरबीआई के हुए रेट कट का, उसका बाजार पर बहुत लंबे समय तक असर नहीं रहा। उसका कारण भी यही है कि देखिए, रेट कट आरबीआई ने अनाउंस किए, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने बॉन्ड मार्केट में नहीं देखा। बिकॉज बॉन्ड मार्केट को ये लगने लगा कि सरकार अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि बॉन्ड की जो इशुएंस है वो उसको बढ़ाएगी, और इसलिए बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम नहीं हुए। लेकिन अब काफी क्लियर हो रहा है कि जितनी शॉर्टेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएसटी कट के द्वारा सरकार के रेवेन्यू में, उतनी होगी नहीं, क्योंकि सेल बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में जब सितंबर के सेल्स के नंबर आएंगे, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नवंबर में जब अक्टूबर के सेल्स के नंबर आएंगे, तो बॉन्ड मार्केट को भी बहुत ज्यादा इस पर बढ़ावा मिलेगा। और ओवरऑल मार्केट का जो चाल है, मैं समझता हूं कि बहुत स्ट्रांगली बुलिश होने वाला है। और इस पर आइसिंग ऑन द केक अगर हम समझें, तो अगर हम मान लीजिए कि नवंबर में अगर हम यूएस के साथ अपनी टैरिफ नेगोशिएशन को कंप्लीट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये और भी एक बड़ा इम्पेटस बाजार के लिए हो सकता है। ठीक सर, अगली बड़ी चिंता जो बाजार के लिए है वो बने हुए हैं एफआईआई सर। तमाम चीज़ें, तमाम अनाउंसमेंट, तमाम चीज़ें होने के बावजूद एफआईआई का रुख अभी भी जो है वो नकारात्मक है। बीच बीच में हम देखते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की खरीदारी के नंबर्स दिखे हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन, उसके 2 दिन बाद उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो बिकवाली के नंबर आ जाते हैं, सेल्स के नंबर आ जाते हैं। तो अभी क्या लग रहा है सर आपको कि वो किस बात का, किस ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या अभी भी उनको भारतीय बाजार महंगे लग रहे हैं? क्या चिंताएं हैं जो उनको सता रही हैं? और क्या उम्मीद करें कि ये जो आने वाले अगला जो, चूँकि अगला महीना जो होगा अक्टूबर का, उसमें जो है अब त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, जीएसटी भी कट भी लागू हो जाएगा, क्या एफआईआई लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपको उनकी कुछ बड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं? एफआईआई के जो ट्रेंड्स रहे हैं उस पर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा असर जो है वो रूपी डॉलर के एक्सचेंज रेट का भी रहा है। जिस तरह से रूपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट किया है, इसने भी बहुत प्रेरित किया है एफआईआई को भारत में सेलिंग करने के लिए। और आपने देखा होगा
कि जिस ड्यूरेशन में रूपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है, एफआईआई की सेलिंग या तो बंद हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, और जब रूपी का ट्रेंड नेगेटिव रहता है तो एफआईआई की सेलिंग बढ़ी रहती है। तो एक तो ये कारण रहा एफआईआई के सेलिंग का। दूसरा, जो फेड रेट की कमी हुई है उसका मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव असर जो है वो होना चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इमर्जिंग मार्केट के प्रति फ्लोज जाने का। और मान लीजिए कि भारत स्पेसिफिक फ्लोज ना भी आए तो अगर इमर्जिंग मार्केट्स में अगर फ्लोज आते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा भारत का है इमर्जिंग मार्केट में, उतना हिस्सा तो भारत को मिलना चाहिए। सो अब तक के जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फ्लोज हैं वो या तो न्यूट्रल हो जा सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो जाए। तीसरा एक कारण जो है, जो एफआईआई की सेलिंग को प्रेरित कर रहा है, वो मैं समझता हूं वो भारत के रिलेटिव वैल्यूएशन को लेकर है। भारत को अब अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे बाजार जो हैं वो हमेशा ही इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में एक्सपेंसिव रहे हैं। लेकिन आज के समय में भारतीय बाजार की वैल्यूएशन और S&P 500 की वैल्यूएशन जो है उसमें काफी समानता आ गई है, और ओवरऑल जो हमारी निफ्टी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो S&P 500 के अर्निंग ग्रोथ से कम है। तो लॉजिकली एफआईआई जिनका की एलोकेशन पूरे वर्ल्ड में होता है वो ये बात से प्रेरित हो सकते हैं कि अगर मुझे उसी वैल्यूएशन पे यूएस मार्केट मिल रहा है जहां पर की अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा अच्छे हैं तो मैं अपना पैसा वहां क्यों ना लगाऊं। तो ये जो ग्लोबल रीएलोकेशन हो रहा है उसका भी भारत पर एक असर पड़ रहा होगा, ये मैं समझता हूं। लेकिन इन सब फैक्टर्स को आप इस बात से रिलेट करिए कि जिस तरह की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज है जी, वो भारत के केस में स्ट्रक्चरल है, और वो एफआईआई के फ्लोज को के नेगेटिव असर को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। हम ये मान के चलें सर आने वाले दिनों में एफआईआई जो है वो लौटते हुए दिखाई देंगे? संभव है। मुझे लगता है कि जो फेड रेट में कटौती हुई है और जैसा इंडिकेट किया गया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में और भी 2 रेट कट होने की संभावना है, मुझे लगता है कि इसके कारण एफआईआई की भारत के तरफ रुझान वापस आनी चाहिए। प्लस एक बार हमारा यूएस के साथ टैरिफ सेटल हो जाता है तो इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज भी आने चाहिए। ठीक सर, चलिए ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, लेकिन तमाम हमारे दर्शक इस बात पे का इंतज़ार कर रहे होंगे कब थोड़े से कुछ सेक्टर्स पे बात हो जाए, कुछ शेयरों पे बात हो जाए, किन सेक्टर्स पे फोकस किया जाए। सर जब से ये 15 अगस्त को अनाउंस हुआ जीएसटी रेट कट की बात जो है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके कुछ दिनों बाद से ही हमने देखा कि कंजम्पशन थीम की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आप सर इस थीम को लेकर के क्या पॉजिटिव हैं? खासतौर से ऑटो को लेकर के क्या व्यू है आपका? हालांकि बहुत सारे शेयरों में हमने देखा कुछ एक मोमेंटम बना है, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है? क्या अभी भी आपको लगता है कि इस थीम के साथ आगे बढ़ना सही स्ट्रेटजी होगी? मेरे ख्याल से ऑटो में अभी भी स्टीम बाकी है। जो रैली हमने देखा 15 अगस्त के बाद बिल्ड होते हुए, उस रैली में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग 22 सितंबर को जब एक्चुअल रेट्स अनाउंस हो गए, जब एक्चुअल रेट्स अनाउंस हुए उसके बाद 5 सितंबर के बाद उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग उसमें हुई। और लेकिन चूंकि आपने स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर के बारे में पूछा है तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर को 2 चीज का एडवांटेज मिलेगा। एक तो ये जो एंट्री लेवल कस्टमर्स हैं ऑटो के, उनको वो बाजार में लाएगा। एक तो उसका इनके टॉप लाइन पर असर पड़ेगा, और दूसरा चूंकि अब उनकी स्केल बढ़ जाएगी तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि जितना आप इनके टॉप लाइन पर ग्रोथ देखेंगे उससे ज्यादा बॉटम लाइन में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी सुधरेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेक्टर में मैं ये कह दूं कि जिस तरह के नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं उसके कारण जो मिड एंड और प्रीमियम एंड के क्लाइंट्स हैं वो भी नई गाड़ियां बदलने में अब पहले से ज्यादा उत्सुक रहते हैं।
तो ओवरऑल इस सेक्टर में मेरे ख्याल से अभी स्टीम बचा है। स्टीम बचा हुआ है। सर लेकिन एक चीज़ इसी सेक्टर से जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहेंगे, फोकस मतलब जो लार्ज कैप हैं ऑटो स्टॉक्स उस पर रखें, ऑटो इंसलरी में को लेकर के बहुत लोग उत्साहित हैं, वहाँ पे आपका अगर कोई रुख हो तो मैं जानना चाहूँगा। और क्या टू व्हीलर पे फोकस करें या फोर व्हीलर पे ही ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको इसके अंदर सिलेक्टिव हो जाने की जरूरत है। नो डाउट एंसिलरी में आपको डेल्टा ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि उनको ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑटो कंजम्पशन से प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो हैं वो आज ढीले इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि फॉरेन ट्रेड को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर जब क्लैरिटी बन जाएगी तो उसका भी एक पॉजिटिव असर एंसिलरीज पर पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं इस लेवल से एंसिलरी में हो सकता है आपको ज्यादा बढ़ावा दिखे। रही बात टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर की, तो मेरे ख्याल से दोनों की रैली करीब करीब बराबर होगी, क्योंकि दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं। इस साल मॉनसून काफी अच्छा रहा, फसल अच्छी होगी तो रूरल डिमांड जो टू व्हीलर्स की है वो बढ़ेगा, और प्लस जो जीएसटी रेट कट है उसका तो फायदा और भी है टू व्हीलर्स को, तो वो फैक्टर वहां काम करेगा। और दूसरा जो एंड है पैसेंजर कार्स का, वहां पर जो इनकम टैक्स में रियायत दी गई वो, और अभी जो 10th पे कमीशन के जो अवार्ड दिए जाएंगे वो, प्लस रेट कट के जीएसटी रेट कट के कारण जो सहूलियत हुई है प्राइसेस में, वो आरबीआई के रेट कट के कारण लेंडिंग रेट में जो अब सहूलियत मिली है, वो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से पैसेंजर कार को भी काफी उस सेगमेंट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जी चलिए सर, एक चूँकि आज थोड़ी सी मुझे बताया गया समय की थोड़ी सी कमी है सर, लेकिन एक थीम जो लगातार चली है और फिर से वहाँ पर जान आती हुई दिखाई दे रही है, डिफेंस और रेलवे सर। चले पिटे फिर चले, फिर इंडिया पाकिस्तान, और फिर उसके बाद से अभी जो जिस तरीके से ऑर्डर इनफ्लो बने हुए हैं, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी वो तो पहले ही आ गया, लेकिन क्या इस सेक्टर के लिए, डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है? पहले डिफेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही है, ऑर्डर इनफ्लो लगातार बने हुए हैं, आपका व्यू क्या है सर? क्या अभी भी यहाँ पे नई खरीदारी करनी चाहिए और प्राइवेट पे आपका फोकस है, या फिर सरकारी कंपनियाँ जो पहले से ही BEL, HL, BDL, मझगांव जैसी कंपनियाँ जो परफॉर्म कर रही हैं उन्हीं पर फोकस करना चाहिए? प्राइवेट प्लेयर्स पे भी अच्छे ऑर्डर बुक आ रही है सर। जहां तक डिफेंस का सवाल है, उस पे अगर आप देखें तो जो बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो अभी ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। सरकार बहुत पहल ले रही है कि अब वो प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बड़े मात्रा में शामिल करे, और सरकार ने एक पर्सपेक्टिव प्लान भी बनाया है जहां पर कि हम डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को तो प्रोत्साहन देंगे ही, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट के लिए भी हो। तो इसकी नियर टर्म अपॉर्चुनिटी भले लार्ज कैप और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में होगी, लेकिन मेरे ख्याल से मीडियम से लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी आपको इसमें दिखेंगे। और तो और जो कंपनीज, जैसे कि मैं इसको आप स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस ना लें, बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन टूब्रो हुआ, भारत फोर्ज हुआ, जो कि पहले दूसरे क्षेत्र में काम करते थे, उनका अब एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा डिफेंस को डिवोटेड है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट जो है वो डिफेंस के प्रति चैनलाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डिफेंस भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए भी। आज के कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है कि चूंकि कभी कभी लोगों का इंटरेस्ट, जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ज्यादा ध्यान हमारा आ गया था डिफेंस रिलेटेड कंपनीज में, तो वैल्यूएशन के कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर ओवर वैल्यूएशन हो गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव लें तो अभी भी अपॉर्चुनिटी आपको डिफेंस में दिखेगा। रही बात रेलवेज की, तो रेलवेज में एक तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद ओवर वैल्यूएशन का जो करेक्शन था वो मेरे ख्याल से मार्च से लेके अब तक में काफी हद तक हो चुका है। लेकिन इसके आगे की जो स्थिति है, अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे
तो सरकार की खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी रेलवेज को जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें अपॉर्चुनिटी आपको अभी भी दिखेगा, और जो बजट आएगा वो इस अपॉर्चुनिटी को और रीइंफोर्स करेगा। सर, हालांकि चूंकि आपकी जो भी राय होती है वो काफ़ी मतलब लंबे समय के लिए होती है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि ट्रेड भी करता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी चूंकि बजट का जिक्र किया, बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि जिनके पोर्टफोलियो में रेलवे है, डिफेंस है, क्या उनको बजट तक होल्ड करना चाहिए, या मतलब नज़रिया सिर्फ लंबी अवधि का ही रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे बहुत टाइम से ठंडा पड़ा हुआ है। बीच बीच में एक एक दो दो दिन की रैली कभी आई कभी गई, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब लोगों के पास काफ़ी, चूँकि हम डेली शो करते हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं, सर अभी क्या करें, कब तक होल्ड करें, तो क्या सलाह देंगे सर, अगर आप कुछ सलाह देना चाहें तो? मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर मैं उसको रैंक करूं तो मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज डिफेंस के स्टॉक्स में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखता है कंपेयर टू रेलवेज, और रेलवे के स्टॉक्स में जहां पर अभी रेलवे के स्टॉक्स हैं ऑन एन एवरेज, उसमें यहां से लेके बजट के बीच में मुझे लगता है कि इजाफा होना चाहिए। और अगर आप के हाथ जल चुके हैं रेलवे स्टॉक्स में, तो आप इस रैली का फायदा उठाकर अपनी पोर्टफोलियो जो है उसमें या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर अपने भाव टू भाव अगर आप निकल सकते हैं तो उसको निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। एक सेक्टर रह गया सर महत्वपूर्ण, वो है पीएसयू बैंक्स। बैंकों में क्या करें सर? लंबा समय हो गया, साल डेढ़ साल से लोगों के क्वेरीज आ रही हैं, क्या अब ये मौका आया है? क्योंकि अभी हमने बीते 3-4 अभी जो रैली रही उसमें हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में फिर से जान आ रही है। बीता हफ्ता जो हमने देखा, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो। क्या आपको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अगले अगर 5-6 महीने का जिनका नज़रिया हो, उनके लॉसेज अब थोड़े से मतलब ब्रेक इवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों के तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में लॉसेस नहीं होने चाहिए, अगर होंगे भी तो बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि बैंकिंग पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ नहीं, अनलेस अगर आप बहुत छोटे और एकदम मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकिंग में चले गए हों पीएसयू बैंक्स में। बहुत सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो आज भी अपने प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर आप देखें तो वो उनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। यहां से आगे का जो जर्नी है बाजार का, उसमें मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स भी एक मेजर रोल प्ले करेंगे, और जब भी इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट नीचे की तरफ जाता है उसमें आप देखेंगे कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा अच्छा करते हैं। तो आप को मेरे ख्याल से अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए। चलिए, अगले 6 महीने में पीएसयू बैंक्स में अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम को हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सर जरा पीछे की जरा तस्वीर देख लीजिए एक बार, और ये हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या दिवाली तक या आगे आपको लगता है बजट तक या अगले साल ये न्यू हाई की तैयारी अब क्या शुरू करनी चाहिए? आप कह रहे हैं फाइज भी आ सकते हैं, जो हमारे घरेलू जो हैं वो तो लगातार बेचारे SIPs जो आ रही हैं उसके ज़रिए खरीद ही रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है न्यू हाई को लेकर के सर? पूरे साल लोग वेट करते रहे, ये बुल बेचारा सुस्त पड़ा हुआ था, अब थोड़ी सी जान आ रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? मैं समझता हूं कि दिवाली तक हम अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर लेंगे। बहुत शानदार सर, इसी उम्मीद के साथ कि दिवाली पर नए उच्चतम स्तर हम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी सर अपना समय निकाल करके हमारे पास आया कीजिए, हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और आपके ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी जो है फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटते हैं, और जो मोटी मोटी बातें हैं, पीएसयू बैंक्स में अगले 6 महीने में बनेंगे पैसे, डिफेंस में रेलवे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेलवे शेयरों में अभी होल्ड करने की सलाह लेकिन है, ऑटो कंपोनेंट शेयरों में ऑटो से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, 4 व्हीलर में जो है अच्छी मजबूती ऑटो के अंदर देखने की जो है तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं संजय सर। तो यहाँ पर आप अपना नज़रिया अपना सकते हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। बाकी डेली बेसिस पे अपने सवाल पूछिए, दोपहर 10 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ, और अपनी टिप्पणियाँ, अपने कमेंट हमें हमारे साथ साझा कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।